हेलो डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर की आखिरी क्लास को पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारी यूनिट नंबर 9 उप सह संयोजक यौगिक की आखिरी क्लास है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी क्लास को। इस क्लास से पहले हमने दोस्तों 7 क्लासेज आपको दिए और 7 क्लासेज में हमने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर कराया है। तो इस क्लास को देखने से पहले आप उन 7 क्लासेज को जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, तभी जाकर आपको ये क्लासेज समझ में आएगी। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहां अब सीएफटी के द्वारा रंगों की व्याख्या किस प्रकार से की जाती है। जिन संकुल यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है दोस्तों, यानी कि रंग भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, रंग भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर करता है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी दोस्तों, तो उन रंग की तीव्रता भी अधिक होगी। यहाँ तीव्रता से क्या मतलब है, यानी कि रंग में गहरापन उतना ही ज्यादा आएगा। जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, उसका रंग उतना ही ज्यादा गहरा होगा। अब देखिए आगे, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोस्तों जो हमने पढ़े थे, दो ऊर्जा स्तर बनते हैं, एक T2G बनता है और दूसरा दोस्तों Eg ऊर्जा स्तर बनता है। इन दोनों स्तरों के बीच में संक्रमित होते रहते हैं, यानी कि दोस्तों एक ऊर्जा स्तर ऊपर वाला है, एक नीचे वाला है, तो इलेक्ट्रॉन दोस्तों ये संक्रमित होते हैं। इसका मतलब क्या है, एक स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। तो इस स्तर को जो ये संक्रमण होता है दोस्तों, इसको हम या तो T2G Eg कहेंगे या DD संक्रमण के नाम से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोनों में ही DD कक्षकों में आपस में संक्रमित होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस बात को सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ की, कि संकुल यौगिक जिस रंग का अवशोषण करता है ना, उसका पूरक रंग हमें दिखाई देता है उस यौगिक का। अब ये दोस्तों अवशोषण जिस भी रंग को करेगा, उसका हमेशा पूरक रंग ही दिखाई देगा। देखिए, अगर मान लो वो अवशोषित करने वाला रंग लाल हुआ तो हमें वो नीला दिखाई देगा दोस्तों, ये हल्का है। हल्का बैंगनी हुआ तो हल्का पीला दिखाई देगा, पीला हुआ तो दोस्तों वो बैंगनी रंग का दिखाई देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अवशोषित रंग पर ही उसका रंग निर्भर करेगा और हमेशा अवशोषित रंग होगा उसका पूरक रंग दिखाई देगा। दोस्तों, यदि सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा, ठीक है दोस्तों, यदि वह श्वेत प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि वह यौगिक किस प्रकार का दिखाई देगा, हमें वह श्वेत रंग का दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे संकुल यौगिकों के स्थायित्व की बात करते हैं। दोस्तों, संकुल यौगिकों के स्थायित्व की बात करते हैं, यानी कि संकुल यौगिक ज्यादा स्थायी कब होते हैं, तो ये निर्भर करता है स्थायित्व नियतांक पर। ये निर्भर करेगा दोस्तों स्थायित्व नियतांक पर। जो क्या होगा, ऊपर आती है दोस्तों उत्पाद की सांद्रता और नीचे आएगी अभिकारक की सांद्रता। यहाँ दोस्तों ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, ये हमेशा सांद्रता को प्रदर्शित करता है, यानी ऊपर उत्पाद की सांद्रता और क्रियाकारक की सांद्रता का अनुपात ही स्थायित्व नियतांक होता है। देखिए दोस्तों, इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, ये हमारे पास में कोई धातु है जो एक लिगेंड से अभिक्रिया करती है और इस प्रकार से यौगिक बनता है Ml। तो दोस्तों जो हमारे पास में इसका नियतांक आएगा, उस नियतांक को दोस्तों हम S1 से बता रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, उत्पाद तो क्या है हमारे पास दोस्तों, ये पूरा उत्पाद है, तो इसकी सांद्रता तो यहां आ गई, ठीक है दोस्तों, और नीचे आ जाएगी इन दोनों की सांद्रता, वो नीचे हमने आपको दर्शा दी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इन दोनों का अनुपात ही ये हमारे पास स्थायित्व नियतांक आएगा। अब मान लो कोई दूसरा लिगेंड आएगा, वो भी इससे अभिक्रिया करता है, तो दोस्तों पहला यौगिक ये था हमारे पास, एक और लिगेंड अभिक्रिया करता है तो ये हो जाएगा Ml2। तो इस प्रकार से एक और नियतांक बनेगा दोस्तों KH2, और वहां से आएगा दोस्तों इस पूरे उत्पाद की सांद्रता, ये रही सांद्रता, इसको हम बड़े ब्रैकेट में फिर दर्शा देते हैं दोस्तों, और दोनों के दोनों जो अभिकारक हमारे पास उनकी सांद्रता नीचे आ गई। इस प्रकार से दोस्तों जितने लिगेंड अभिक्रिया करेंगे उतने ही स्थायित्व नियतांक हमारे पास आएंगे, और जो फाइनली दोस्तों स्थायित्व नियतांक होगा वो इन सभी का गुणनफल होगा। जितने भी हमारे पास स्थायी नियतांक आएंगे दोस्तों, उन सभी का गुणनफल स्थायी नियतांक निकल कर आएगा। और देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, स्थायित्व नियतांक का मान जितना अधिक होगा, उस यौगिक का स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा, यानी इसका मान ज्यादा होना चाहिए यौगिक के स्थायीपन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
और इसके अलावा देखिए दोस्तों, स्थायित्व किस किस बात पर निर्भर करता है। अगर हम बात करें केंद्रीय धातु, आयन या परमाणु पर, तो दोस्तों जैसे जैसे केंद्रीय धातु परमाणु पर धनावेश बढ़ेगा, वैसे वैसे यौगिक के स्थायित्व में वृद्धि होती है। यानी कि आयन जितना ज्यादा होगा दोस्तों केंद्रीय धातु परमाणु पर, वो यौगिक उतना ही ज्यादा स्थायित्व होगा। क्यों होता है दोस्तों ऐसा? क्योंकि जैसे जैसे आयन बढ़ते हैं वैसे वैसे आकार कम होता है। दोस्तों यहाँ Fe2 का आकार कम है, ठीक है, सॉरी, इसका आकार दोस्तों अधिक है और Fe3 का आकार कम है। यानी आयन बढ़ेंगे दोस्तों, आकार क्या होगा? कम होगा। तो आकार जितना कम होगा दोस्तों, स्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है। आकार जितना कम होगा दोस्तों, उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है। यानी आकार और स्थायित्व एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को इतना समझिएगा कि आवेश बढ़ेगा केंद्रीय धातु परमाणु पर तो यौगिक का स्थायित्व भी बढ़ेगा। अब पूछ लिया जाए क्यों बढ़ता है? क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे धनावेश बढ़ेगा वैसे वैसे यौगिक का आकार का मान कम हो जाएगा। आकार कम होगा तो स्थायित्व बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को हमने इस प्रकार से बता दिया आपको। आकार का मान बढ़ने पर स्थायित्व का मान कम होता है, यानी आकार व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों स्थायित्व के। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तीसरा जो पॉइंट आता है दोस्तों स्थायित्व को लेकर, वो है लिगेंड के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, उस संकुल यौगिक का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। दोस्तों केंद्रीय धातु परमाणु पर धनावेश बढ़ने पर स्थायित्व बढ़ता है और लिगेंड पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होने पर संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। और चौथी बात जो आती है दोस्तों इंपॉर्टेंट, वो है कि यदि जो हमारे पास लिगेंड है वो कीलेट लिगेंड है। ठीक है दोस्तों, अब कीलेट लिगेंड क्या होता है ये हमने पिछली क्लासों में डिस्कस कर लिया है। तो यदि लिगेंड हमारे पास कीलेट है तो दोस्तों उस संकुल यौगिक का स्थायित्व ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको स्थायित्व के बारे में हमने बता दिया है। एक ही छोटा सा पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम नोट रूप में बता दिया कि अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय यौगिकों की जो विपाटन ऊर्जा है, इनके बीच में क्या संबंध होता है। तो छोटा सा एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय यौगिकों की विपाटन ऊर्जा में क्या अंतर है या क्या संबंध होता है। तो दोस्तों जो अष्टफलकीय यौगिक की विपाटन होती है दोस्तों, वो चतुष्फलकीय की 4/9 होती है। सॉरी दोस्तों उल्टा बोल दिया, जो चतुष्फलकीय यौगिक होता है इसकी विपाटन ऊर्जा का मान अष्टफलकीय यौगिक की 4/9 गुना होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस संबंध को आप याद रखिएंगे। अब देखिए आगे, अब हमारे पास आखिरी टॉपिक है इस यूनिट का, वो है उप सहसंयोजक यौगिकों के अनुप्रयोग, यानी कि इनके उपयोग। कौन कौन से उपयोग है उप सहसंयोजक यौगिकों के? तो सबसे पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, धातुओं के गुणात्मक विश्लेषण में उप सहसंयोजक यौगिकों का उपयोग होता है। अब ये अलग अलग समूह के लिए अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। देखिए प्रथम समूह में दोस्तों यहाँ Ag+ और Hg2+ आते हैं। प्रथम समूह में है दोस्तों दोनों के दोनों Ag+ और Hg2+। इन आयनों की पहचान के लिए उप सहसंयोजक यौगिकों की सहायता ली जाती है। अब किस प्रकार से ली जाती है वो आप दोस्तों इस अभिक्रिया से देखिए। यहां देखिए Ag+ आयन है दोस्तों, तो सबसे पहले इसकी अभिक्रिया NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड से कराई जाती है। दोस्तों जब अमोनियम क्लोराइड से कराई जाती है तो यहां से AgCl का श्वेत अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब श्वेत प्राप्त होगा हमें, इसमें क्या करेंगे हम NH4OH का विलयन मिलाते हैं। तो जैसे ही दोस्तों NH4OH मिलाओगे तो यहां से एक विलयशील संकुल प्राप्त होगा, और ये जो विलयशील संकुल होगा दोस्तों ये ही Ag का गुणात्मक विश्लेषण को बताता है कि इसमें Ag की मात्रा है या Ag के गुण पाए जाते हैं। इसी प्रकार देखिए दोस्तों Hg2+ की भी हम पहचान कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे, Hg2Cl2 का हमें विलयन प्राप्त होगा दोस्तों, जिसमें NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर अगर काला संकुल यौगिक प्राप्त होता है तो हम समझ जाएंगे उसमें Hg2+ आयन की उपस्थिति है। तो दोस्तों दोनों आयनों की अभिक्रिया हमने आपको बता दी है, इन्हें आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ये है प्रथम आयन। अब हम बात करते हैं दोस्तों, प्रथम समूह के आयनों की बात कर ली, अब हम बात करने जा रहे हैं द्वितीय समूह के आयन, जिसमें है दोस्तों Cu2+ आयन। तो ये दोस्तों इस यौगिक से K4FeCN6, ठीक है दोस्तों, इससे अभिक्रिया करके चॉकलेटी संकुल यौगिक बनाता है।
ठीक है, यहां से अभिक्रिया आप देख लीजिए, कॉपर 2+ आयन है दोस्तों और इस यौगिक से अभिक्रिया करेगा। तो यहां क्या करेगा दोस्तों, ये कॉपर आकर के इस पोटेशियम को विस्थापित कर देगा, पोटेशियम को यहां से हटा देगा और इस प्रकार से हमें एक चॉकलेटी संकुल यौगिक प्राप्त होता है। तो ये इस बात का परिणाम है, यह बताता है कि इसमें द्वितीय समूह का आयन Cu2+ आयन उपस्थित है। अब देखिए दोस्तों, अगर तृतीय समूह और चतुर्थ समूह में दो आते हैं हमारे पास दोस्तों Fe3+ और Zn2+, इन दोनों आयनों के लिए भी दोस्तों K4FeCN6 से अभिक्रिया कराते हैं, जिसमें हमें दोस्तों नीले रंग का संकुल यौगिक प्राप्त होता है और इनकी अभिक्रिया में भी दोस्तों इसी प्रकार होता है, ये हमेशा K4 यानी पोटेशियम को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें भी हमें नीले रंग का संकुल यौगिक प्राप्त होगा जो इन समूहों की पहचान को बताता है। दोस्तों एक और चौथे समूह का ही हमारे पास में आयन है Ni2+। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करता है, इसके परीक्षण के लिए दोस्तों हम डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम यानी DMG शॉर्टकट में लिखा जाता है, इस विलयन का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे पास दोस्तों गुलाबी संकुल यौगिक प्राप्त होता है। दोस्तों निकल आयन की DMG यौगिक से अभिक्रिया कराते हैं तो गुलाबी संकुल यौगिक प्राप्त होता है, इसे हम कहते हैं कि Ni2+ आयन की उपस्थिति है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब सेकंड सुनिएगा, धातुओं का निष्कर्षण में भी संकुल यौगिक यानी उप सहसंयोजक यौगिकों का महत्व है। देखिए जो सोना व चांदी है, इन धातुओं के निष्कर्षण में दोस्तों संकुल यौगिक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें जिंक की अभिक्रिया कराते हैं हम, जिससे हमारे पास में सोना और चांदी शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाती है। देखिए इस अभिक्रिया को आप यहां से देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में चांदी का संकुल यौगिक है और दोस्तों ये सोने का संकुल यौगिक है। दोनों की अभिक्रिया हम जिंक से कराते हैं और यहां से क्या होगा दोस्तों, जिंक इस Ag को प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे Ag बाहर चला जाता है और Ag हमें स्वतंत्र रूप से यानी कि मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाता है, शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। दोस्तों इसी प्रकार से ये जिंक यहां से Au को हटा देगा और Au हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा भी कहां कहां इसका उपयोग है। जो रक्त होता है दोस्तों, रक्त में हीमोग्लोबिन पदार्थ पाया जाता है, ये क्या है, ये Fe यानी आयरन का संकुल यौगिक है। एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन किस पदार्थ का, किस तत्व का संकुल यौगिक है, तो दोस्तों ये आयरन का संकुल यौगिक है। इसी प्रकार से दोस्तों पौधों की पत्तियां होती हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल है दोस्तों, ये मैग्नीशियम का संकुल यौगिक है, यानी कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पदार्थ पाया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों विटामिन B12 होता है, जिसे साइनोकोबाल्मिन के नाम से जानते हैं, यह कोबाल्ट का संकुल यौगिक है, यानी कि विटामिन B12 में कोबाल्ट यौगिक पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो कैंसर के उपचार के लिए हम काम में लेते हैं दोस्तों, वो यह संकुल यौगिक को काम में लेते हैं, PTNS3 होल ट्वाइस है दोस्तों और Cl2 है। तो इस यौगिक का उपयोग हम कैंसर के उपचार में करते हैं, इसे दोस्तों सिस्प्लेटिन के नाम से भी जानते हैं। तो आप इस प्रकार से भी इसे याद रख सकते हो, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों सिस्प्लेटिन का नाम या इसका सूत्र। तो दोस्तों नाम आपको पता करना हमने बता दिया है, वो आप हमारी पिछली क्लासेज में देख सकते हो। अब लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि विषैली धातुओं की विषाक्तता यानी जहरीलापन का गुण को दूर करने के लिए BAL, दोस्तों इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड ये है संकुल यौगिक, इसका उपयोग हम विषैली धातुओं का जहर का गुण होता है, विषाक्तता का जो गुण होता है उसे नष्ट करने में उपयोग करते हैं। तो दोस्तों यह यूनिट हमारी यहीं समाप्त होती है। यूनिट 9 को हमने कंप्लीट कर लिया है, पूरी 8 क्लासेज में हमने इसको किया है दोस्तों। आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा, आपको पूरी क्लासेज समझ में आएगी अच्छे से। इसी प्रकार के हमारी क्लासेज लेने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।